हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विंडो क्लासेस। और आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले विज्ञान और प्रौद्योगिकी पार्ट चौथा पर्यावरणीय व्यवस्थापन। स्टूडेंट्स, इसके पहले मैंने 2 वीडियो बना के रखे हुए। इन वीडियो को आप प्लेलिस्ट में या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग देख सकते हो। उन वीडियो को देखने का फायदा क्या है कि आपको यह लेसन बहुत आसानी से और बहुत बेसिक्स नॉलेज से क्लियर हो जाएगा, सारा डाउट क्लियर होगा। यदि आप कोई भी लेसन 20 से स्टार्ट करोगे तो उम्मीद है आपको बहुत सारी चीजें समझेगी नहीं। तो उन दोनों वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। यदि आप लोग वो दोनों वीडियो को देखिए तो वीडियो पूरा समझ में आएगा। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरण संवर्धन। मतलब पर्यावरण को आप कैसे बचाओगे, पर्यावरण को आप किस तरह से बचाओगे, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन। ठीक है ना। आज आप लोग देख रहे हो पर्यावरण का अलग अलग तरह से शोषण किया जा रहा है, चाहे मानव की वजह से हो, चाहे प्रकृति की वजह से हो। अलग अलग तरह से क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है, जिससे हमारा पर्यावरण को क्या हो रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है। तो इन सभी नुकसान से पर्यावरण को हम किस तरह से बचा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, समझने के लिए स्टूडेंट्स हमें 3 प्रश्नों को उत्तर देने हैं। यहाँ पर 3 से 4 प्रश्न मैं पूछूंगा, ये उनके प्रश्न उत्तर भी मैंने लिखे हुए हैं। तो उन प्रश्नों पर हम लोग पहले डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग पर्यावरण संवर्धन में जाने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या क्या देखने वाले, पर्यावरण संवर्धन, पर्यावरण पर परिणाम डालने वाले घटक कौन कौन से घटक है जो पर्यावरण संवर्धन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो पर्यावरण संवर्धन को हानि पहुंचा रहे हैं। ठीक है, अब उसका कारण क्या, वो हानि क्यों पहुंचा रहे हैं, फिर हमारा दायित्व क्या। अब पर्यावरण संवर्धन करना है तो हमारा दायित्व क्या, हम क्या कर सकते हैं पर्यावरण को बचाने के लिए। फिर उसके बाद हम देखने वाले प्रदूषण के प्रकार और पर्यावरण संवर्धन की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण पर कौन से घटक प्रभाव डालते हैं। देखिए, पर्यावरण पर 2 ही घटक प्रभाव डालते हैं, या तो प्राकृतिक घटक होगा या तो मानव निर्मित घटक होगा। 2 ही घटक होंगे पर्यावरण पर, 2 ही घटक प्रभाव डालते हैं। ठीक है, प्राकृतिक घटक और मानव निर्मित घटक। तो प्राकृतिक घटक में कौन कौन प्रभाव डालेगा, जैसे जलवायु परिवर्तन होना, ये क्या है, प्राकृतिक घटक है, जिसकी वजह से पर्यावरण संवर्धन में क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। जैसे बहुत ज़्यादा बारिश हो जाना, बहुत ज़्यादा अकाल आ जाना, प्राकृतिक विपदाएं, भूकंप, ज्वालामुखी, बाढ़, ये सारी चीज़ों की वजह से पर्यावरण संवर्धन को नुकसान होता है। समझा कि पर्यावरण संवर्धन में प्राकृतिक रूप से किस तरह नुकसान होता है। इसी प्रकार अचानक होने वाले परिवर्तन के कारण जैविक और अजैविक घटकों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। और ये जो परिवर्तन होते हैं, जैविक जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं होती है स्टूडेंट्स, वो अचानक होती है। जैसे भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, बाढ़ हो गया, ये अचानक होती है। तो इन सभी वजह से जो जैविक घटक है और जो अजैविक घटक है, जो पर्यावरण में जैविक और अजैविक घटक है, उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और साथ ही साथ जो हमारी भोजन श्रृंखला है, भोजन जाल है, उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। समझा है स्टूडेंट्स। तो मानव निर्मित घटक पर्यावरण पर अत्यधिक होती है, हानि होती है। मानव की वजह से पर्यावरण को बहुत ज़्यादा हानि होती है। आप लोग देखते होंगे आज औद्योगिकरण हो रहा है, आज इतना ज़्यादा कारखाने बनाए जा रहे हैं, तो उन कारखानों से निकलने वाला धुआं, उन कारखानों से निकलने वाले गंदे पानी, विषैले पानी की वजह से क्या हो रहा है, वो पानी हम लोग डायरेक्ट नदी में डाल दे रहे हैं। नदी में डालने से नदी का पानी क्या हो रहा है, गंदा हो जा रहा है, जिससे वहाँ के जीवचर या जलचर वो नष्ट हो जा रहे हैं। और शहरीकरण, जनसंख्या का विस्फोट, ये आदि कारण, बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से पर्यावरण का संवर्धन में बाधा आ रही है। तो औद्योगिकीकरण पहला एग्जाम्पल है। हम लोग बहुत ज़्यादा औद्योगिकरण किया, मशीनों का इस्तेमाल ज़्यादा करने लग गए। मशीनों का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, उससे निकलने वाला धुआं और उससे निकलने वाली गैसों की वजह से पर्यावरण को क्षति होगी। शहरीकरण हो रहा है, शहरीकरण होगा तो स्टूडेंट्स क्या होगा, वहाँ पर प्रदूषण ज़्यादा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा निकलेगा। और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा निकलेगा तो ओजोन की जो लेयर है उसमें क्या होगा, छेद होगा। जब ओजोन की परत में छेद हो जाएगा तो सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें वो जमीन पर आएंगी, और जमीन पर जब आएंगी तो सजीवों क्या होगा, उससे नुकसान होगा। त्वचा के कैंसर जैसी बीमारियाँ होती है। प्राणियों शिकार कर रहे हो, यदि आप लोग देख रहे हो प्राणियों का इतना ज़्यादा शिकार हो रहा है। अच्छा, प्राणियों शिकार होने से क्या होगा कि भाई वो प्राणी जिस का भक्षण करते तो उनकी संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इससे परिसंस्था का क्या होगा, जो संतुलन रहेगा वो बिगड़ जाएगा। बांध बनाने से क्या होता है, बांध जब बनाते हैं तो उस नदी के आसपास के जो गांव होते हैं उनको विस्थापन करवाना पड़ता है, उनको एक जगह से दूसरी जगह भेजना पड़ता है, उनको पलायन करना पड़ता है इसमें बांध बनाने के लिए। यदि बांध टूट गया तो वहाँ की जितनी भी जंगल परिसंस्था या जल परिसंस्था पूरी की पूरी क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ये किसकी वजह से होता है, वो मानव की वजह से होता है, क्योंकि बांध किसने बनवाया है, मानव ने बनाया है। रोड बनाना, आपको मालूम है रोड बनाने के लिए अगर बीच में कोई जंगल आ जाता है तो पूरा का पूरा जंगल ही काट दिया जाता है। तो इससे क्या हो रहा है, जंगल परिसंस्था नष्ट हो रही है। फिर पुल बनाना, यहाँ पर क्या होगा, पुल बनाना, इन सभी कारणों से हमारा पर्यावरण संवर्धन को नुकसान हो रहा है। समझ में आ गया स्टूडेंट्स। तो पर्यावरण पर कौन कौन से घटक प्रभाव डालते हैं, तो प्राकृतिक और मानव निर्मित, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया, आपको समझा होगा। अब आगे देखते हैं। पर्यावरण में भक्षकों की संख्या में सतत वृद्धि हुई तो क्या होगा, भक्षकों की संख्या मतलब खाने वालों की संख्या में अगर वृद्धि हुई तो क्या होगा स्टूडेंट्स,
जाहिर सी बात है, अगर खाने वालों की संख्या वृद्धि ज्यादा होगा तो वो जिसको खाते हैं उनकी संख्या कम हो जाएगी। जिसको खाते हैं उसे क्या कहा जाता है? भक्ष्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भक्ष्य। इसको खाने वाले को भक्षक कहा जाता है। ठीक है, अगर भक्षकों की संख्या बढ़ गई तो भक्ष्य की संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जब भक्ष्य की संख्या कम हो जाएगी तो इनको खाने के लिए फिर उनको कोई मिलेगा नहीं, तो भक्षकों की संख्या भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो पढ़ के समझा देता हूं, यदि पर्यावरण में भक्षकों की संख्या में सतत वृद्धि हुई तो भक्षकों की संख्या में लगातार कमी होती जाएगी। इस कारण भोजन न मिलने के कारण भक्षकों की संख्या में भी कमी आएगी। सही बात है, अगर भक्षकों की संख्या बढ़ गई तो भक्ष्य की संख्या में कमी आएगी, और भक्ष्य की संख्या अगर कम हो गई तो उनको भोजन नहीं मिलेगा। किसको भोजन नहीं मिलेगा? भक्षक को भोजन नहीं मिलेगा, और अंत में जाकर उसकी भी संख्या कम हो जाएगी। यहां पर एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स, नदी के किनारे पट्टी भागों पर बड़े बड़े कारखाने स्थापित किए गए तो नदी इस परिसंस्था पर इसका क्या परिणाम होगा? नदी किनारे पट्टी पर यदि स्टूडेंट्स कोई नदी है उसके किनारे पर बड़े बड़े कारखाने स्थापित कर देते हैं तो उससे क्या होगा स्टूडेंट्स? क्योंकि कारखाने से आपको मालूम है विषैले धुएं निकलते हैं। क्या निकलता है? विषैला धुआं और विषैला पानी निकलता है। ये विषैला पानी और धुआं क्या करता है? बिना कोई प्रक्रिया किए उसे क्या किया जाता है? नदी में छोड़ दिया जाता है। नदी में छोड़ दिया जाता है। अब नदी में छोड़ देंगे इससे क्या होगा? नदी में रहते हैं जलचर, नदी में रहते हैं जलचर, जलचर में क्या? मछली। ठीक है, ये मछलियों का क्या होगा? इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, मछली वहां पर जलचर पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, मतलब जल परिसंस्था को नुकसान होगा। और साथ ही साथ उन नदियों का जो पानी का पीने के लिए इस्तेमाल करते थे, उन नदियों के पानी का जो वहाँ के आदिवासी लोग या वहाँ के गांव वाले जो पीने का पानी का इस्तेमाल करते थे उनके जीवन पर भी उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ भोजन श्रृंखला और भोजन जाल इन पर भी प्रभाव पड़ेगा। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? तो चलिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यदि नदी के किनारे बड़े बड़े कारखाने स्थापित किए गए तो ऐसे कारखाने से निकलने वाला प्रदूषित जल कचरे से नदी के पानी में छोड़ दिया जाएगा। सही बात है, जो निकलने वाला जल रहेगा और जो कचरा रहेगा वह नदी में छोड़ दिया जाता है। इस कारण कारखाने के छोड़े गए प्रदूषित और विषैले जल के कचरे कारण नदी के पानी में रहने वाले सजीव क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। नदियों में कौन रहता है स्टूडेंट्स? सजीव। कौन से सजीव रहते हैं? मछली, मेढक, इनकी मृत्यु हो जाएगी। इस कारण नदी का पानी प्रदूषित होने पर पानी पीने योग्य रह जाएगा क्या? नहीं रह जाएगा। इस पानी का उपयोग करने के कारण नदी किनारे रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। अब नदी किनारे जितने लोग रहते हो वो पीने के लिए किसका उपयोग करते हैं? उसी नदी के पानी का इस्तेमाल करते हैं। यदि उस नदी के आसपास कारखाने बना दोगे आप लोग तो उस कारखाने से निकलने वाला जो भी गंदा पानी रहेगा वो नदियों में मिलेगा, और जब उस नदी का पानी लोग उपयोग करेंगे तो उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा। इसके अतिरिक्त नदी के पानी के जलीय भोजन श्रृंखला और भोजन जाल भी क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा, सारा चीज क्लियर है। चलिए स्टूडेंट्स, पर्यावरण संवर्धन इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैंने 3 क्वेश्चन समझाए, उनको आपको समझा होगा। पर्यावरण संवर्धन क्या होता है? जब पर्यावरण में रहने वाले कुछ प्राकृतिक घटक मानव निर्मित प्रदूषित घटक पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं तब पर्यावरण के अनेक घटकों में असंतुलन पैदा होता है। सही बात है, जब पर्यावरण में रहने वाले, पर्यावरण में 2 जन रहते हैं, एक प्राकृतिक घटक और एक मानव निर्मित घटक, जब ये लोग पर्यावरण को क्या पहुंचाएंगे? हानि पहुंचाएंगे, तब उनका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? असंतुलन निर्माण होगा। क्या निर्माण होगा? असंतुलन निर्माण होगा, जिससे वहां उस असंतुलन का सबसे ज्यादा असर किस पर होगा? वहां पर उपस्थित जीवों पर होगा, जैविक घटकों पर होगा। जैविक घटक में हम लोग भी आ जाते हैं, प्राणी, वनस्पति, ये सारे घटक जैविक घटक में आ जाएंगे। इससे ध्यान में आता है कि पर्यावरण प्रभाव डालने वाले मुख्य 2 घटक हैं, प्राकृतिक घटक और मानव निर्मित घटक। तो हमें अंत में मालूम पड़ता है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले 2 ही घटक है, या तो प्राकृतिक घटक या तो मानव निर्मित घटक। प्राकृतिक घटक में मैंने बताया भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी, सुनामी, ये सारी चीजें किसमें आ जाएंगी? प्राकृतिक घटक में आ जाएंगी। और मानव निर्मित घटक में क्या आ जाएंगे स्टूडेंट्स? जनसंख्या विस्फोट आ जाएगा, औद्योगिकीकरण आ जाएगा, शहरीकरण आ जाएगा। ठीक है, रोड बनाना आ जाएगा, पुल बनाने आ जाएंगे। ये सारे घटक किसमें आ जाएंगे? मानव निर्मित घटक में आ जाएंगे। यहाँ पर लिखा है पर्यावरण प्रभाव डालने वाले घटक, प्राकृतिक घटक और मानव निर्मित घटक। चूंकि यहाँ पर मैंने लिख के रखा है भूकंप, ज्वालामुखी, बाढ़, अतिवृष्टि, बादल का फटना, दावानल, अकाल, चक्रवाती तूफान, सुनामी, ये सभी क्या है? प्राकृतिक घटक है। क्या है? ये सब प्राकृतिक घटक है जिनकी वजह से पर्यावरण पर क्या होता है? नुकसान होता है। अगला है मानव निर्मित घटक, जैसे जंगल को काटना, तोड़ना नहीं आएगा यहाँ पर, जंगल को काटना आएगा, हवा प्रदूषण, जल प्रदूषण, शहरीकरण, औद्योगिकरण, रास्ता, पुल, बांध बनाना, इमारतों को बनाना, आतंकवाद, ये सारी चीजें किसकी वजह से होती है? मानव की वजह से होती है। इन सभी कारणों की वजह से प्राकृतिक घटक और मानव निर्मित घटक, इन सभी कारणों की वजह से परिसंस्था का क्या होता है? परिसंस्था का नुकसान होता है, परिसंस्था का जो संतुलन होता है वह बिगड़ जाता है।
समझ में आ रहा होगा। चलिए, आज पृथ्वी पर अनेक प्राकृतिक मानव निर्मित घटकों का दुष्परिणाम होकर पर्यावरण समस्या निर्माण हुई है। आज आप लोग देख रहे हो समाज में, हमारे पर्यावरण में प्राकृतिक रूप से और मानव के क्रियाकलाप की वजह से पर्यावरण का जो संतुलन हुआ है वो बिगड़ गया है, और इसी संतुलन की वजह से अलग अलग बीमारियां फैल रही है, अलग अलग सूक्ष्मजीव पैदा हो रहे हैं, अलग अलग वायरस पैदा हो रहे हैं, उनसे अलग अलग बीमारियां फैल रही हैं। ये किस लिए हो रहा है? क्योंकि पर्यावरण का जो संतुलन है वह बिगड़ चुका है, पर्यावरण को मानव और प्राकृतिक रूप से हानि हुई है, जिसकी वजह से अलग अलग बीमारियां रोज फैल रही हैं। ठीक है, चलिए, पर्यावरणीय प्रदूषण। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण किसे कहेंगे? तो पर्यावरण प्रदूषण दो तरह से होता है, मानव कृति और प्राकृतिक घटना। दो तरह से होता है, प्राकृतिक घटना तथा मानव कृति, मानव निर्मित कृति कारण आसपास के पर्यावरण से उत्पन्न अनावश्यक अनिवार्य परिवर्तन। मतलब प्राकृतिक घटना या मानव निर्मित क्रियाकलाप की वजह से आसपास के पर्यावरण में उत्पन्न हुए अनावश्यक और अस्वीकार जो भी परिवर्तन हुए, ऐसे परिवर्तन जो स्वीकार नहीं थे पर्यावरण को, वे परिवर्तन अगर हो जाएं तो उन्हें क्या कहा जाएगा? प्रदूषण कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा स्टूडेंट्स? प्रदूषण कहा जाएगा। ठीक है, इस कारण हवा, पानी, भूमि, भौतिक, रासायनिक, जैविक गुणधर्मों का भयानक परिवर्तन होता है। इसकी वजह से हवा में, पानी में, जमीन में, रासायनिक, भौतिक, इन सभी चीज़ों में क्या होता है? परिणाम होता है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि सर ये प्रदूषण होता कैसे, क्या कारण क्या है इसका प्रदूषण होने का? ठीक है, तो बहुत सारे कारण हैं। जनसंख्या विस्फोट भी कारण है। जनसंख्या जितनी बढ़ेगी उतना वो लोग प्रदूषण करेंगे, उतना वो क्षेत्र का उपयोग करेंगे। सही बात है, वहाँ जंगल की कटाई करेंगे। ठीक है, किसी गांव की जनसंख्या अगर बढ़ने लगी तो गांव के लोग क्या करेंगे? वहाँ की जो आसपास के जंगल रहेंगे उनकी कटाई करेंगे, और जंगल की कटाई करेंगे तो वहाँ पेड़ों की संख्या कम हो जाएगी। जब पेड़ की संख्या कम हो जाएगी तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कौन करते हैं? वनस्पतियाँ करती हैं। तो ये सभी कारण है। जनसंख्या, तीव्र से होने वाली औद्योगिकरण। दूसरा कारण क्या है? तीव्र से होने वाला औद्योगिकरण। कारखाने स्थापित करना, प्राकृतिक साधन संपदा में निरंतर उपयोग करना। जो प्राकृतिक साधन संपदा है उनका निरंतर उपयोग करना, पेट्रोल, डीजल, कोयला, इन सभी का उपयोग करने से क्या होता है? बहुत विषैली गैसें निकलती, इससे वजह से पर्यावरण का प्रदूषण होता है। वनों को नष्ट करना, इसका कारण आपको मालूम है। अंधाधुंध शहरीकरण करना, जब अंधाधुंध आप शहरीकरण करोगे तो उस शहर में पेड़ों की संख्या तो कम हो जाएगी ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करने वाले पेड़ों की संख्या वहाँ कम हो जाएगी। सही बात है, तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, और शहरों में रहने वाले लोगों को आपने देखा होगा बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, अब समझ में आ गया सर प्रदूषण क्या है वो भी समझा, प्रदूषण होता कैसे वो भी समझा, लेकिन अब समझना है कि हमारा उत्तरदायित्व क्या है, हम क्या कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा उत्तरदायित्व यही है कि जितने भी जिस किसी तरह से प्रदूषण हमारी वजह से हमारे समाज में, पर्यावरण में प्रदूषण हो रहा है, उन प्रदूषण को हम कम से कम करें, अर्थात रोक सके। ये हमारा क्या रहेगा? उत्तरदायित्व रहेगा। चाहे वो जमीन प्रदूषण रहे, हवा प्रदूषण रहे, भूमि प्रदूषण रहे, इन सभी प्रदूषण को अगर हम लोग जिम्मेदार, कहीं ना कहीं हम लोग जिम्मेदार हैं, तो हम लोग को क्या करना चाहिए? उसको रोकना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे। हवा, पानी, भूमि, रेडियोधर्मी किरणों से होने वाले उत्सर्जन, भूमि प्रकाश का प्रदूषण, प्लास्टिक का प्रदूषण आदि अनेक प्रकार से प्रदूषण पाए जाते हैं। ये प्रदूषण के मैंने अलग अलग प्रकार बताए हैं। सभी सजीवों तथा उनके अस्तित्व पर प्रदूषण का विपरीत प्रभाव पड़ता है। जितने भी सजीव हैं उन पर प्रदूषण का प्रभाव पड़ेगा ही। इस कारण प्रदूषण को कम करना और पर्यावरण का संवर्धन करना ही हमारा नैतिक जिम्मेदारी है, और हम लोग कोशिश करेंगे हमारे भविष्य में हम लोग पर्यावरण को बचा कर रखें, पर्यावरण प्रदूषण न होने दें। ठीक है, जैसे प्लास्टिक का प्रदूषण, ये बहुत बड़ी समस्या है कि प्लास्टिक जो है वो अविघटनशील है, उसको विघटन होने के लिए बहुत लंबा समय लगता है। ठीक है, हम लोग कोशिश करेंगे कि प्लास्टिक का उपयोग ना करें ज़्यादा से ज़्यादा, पानी का उपयोग प्रदूषण ना करें, हवा का प्रदूषण ना करें, जो भी हमसे हो सकता है वो सारे कार्य हम लोग कर सकते हैं, हमारा उत्तरदायित्व है। तो अगला टॉपिक हमारा स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन, प्रदूषण के मुख्य प्रकार बताइए। तो प्रदूषण के अलग अलग प्रकार आपको मालूम है, हवा, पानी और भूमि प्रदूषण। ठीक है, ये प्रदूषण, इसके अतिरिक्त आपको मालूम है प्लास्टिक प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण आपको मालूम है जब परमाणु का विखंडन होता है। ठीक है, परमाणु का जब विखंडन होता है तो परमाणु के विखंडन में से रेडियोधर्मी तत्व निकलते हैं। ठीक है, यूरेनियम, थोरियम, ये क्या रेडियोधर्मी तत्व है। आयोडीन, ये क्या है? रेडियोधर्मी तत्व है। ये रेडियोधर्मी तत्व निकलते हैं और प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। आपने कक्षा 9वीं में पढ़ा होगा, जहाँ परमाणु ऊर्जा प्रकल्प रहते हैं, जहाँ पर परमाणु से ऊर्जा तैयार की जाती है, वहाँ के लोगों को बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, प्राकृतिक प्रदूषण तथा मानव निर्मित प्रदूषण क्या है? प्राकृतिक प्रदूषण मतलब प्राकृतिक की वजह से होने वाले प्रदूषण को प्राकृतिक प्रदूषण, और मानव क्रियाकलापों की वजह से होने वाले प्रदूषण को कहेंगे मानव निर्मित प्रदूषण। समझ में आ गए स्टूडेंट्स? चलिए, अब यहाँ पर मैंने लिख के रखा है रेडियोधर्मी प्रदूषण क्या होते हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों हो सकते हैं। प्राकृतिक मतलब जैसे सूर्य से निकलने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं,
उसको रेडियोधर्मी प्रदूषण कहेंगे। ठीक है ना, वो प्रकृति से, उसको हमने किया क्या, नहीं, वो सूर्य, लेकिन उसके जिम्मेदार हम लोग हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, हमारे पर्यावरण का तापमान इतना ज़्यादा बढ़ गया कि जो ओजोन परत उसके अंदर छेद होने लग गए, तो उसके लिए हम लोग जिम्मेदार हैं। मानव निर्मित दोनों प्रकार से हो सकता है। रेडियोधर्मी विकिरणों के कारण बाहर निकलने वाली अल्ट्रा वायलेट किरणें, इंफ्रारेड, ये प्राकृतिक रेडियोधर्मी प्रदूषक हैं। इंफ्रारेड हो गया, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन हो गया, ये सब क्या है, रेडियोधर्मी प्रदूषक है। प्रदूषक मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रदूषक मतलब क्या होता है, मतलब वे तत्व जो प्रदूषण करते हैं, मतलब वे सभी घटक जो प्रदूषण करने के लिए क्या है, जिम्मेदार है, उन्हें क्या कहा जाता है, प्रदूषक। एक्सरे, अणुभट्टी, अणुभट्टी मतलब आपको समझता है जहाँ पर परमाणु ऊर्जा तैयार किया जाता है, एक्सरे कराने के लिए किरणों का उपयोग किया जाता है। मानव निर्मित प्रदूषक आते हैं। विश्व में अब तक चेर्नोबिल, विड स्केल, 3 माइल आइलैंड, इस प्रकार सबसे बड़ी दुर्घटना हुई है। चेर्नोबिल, विनलैंड, यहाँ पर 3 स्थान मैंने बताए, इन तीनों स्थानों पर रेडियोधर्मी प्रदूषक की वजह से बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। यदि इन तीनों स्थान के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप गूगल पे सर्च करके इन तीनों चीज़ों की जानकारी प्राप्त कर सकते हो। इन घटनाओं के कारण हजारों व्यक्ति दीर्घमय तक प्रभावित रहते हैं, हजारों व्यक्ति वहाँ पर दीर्घ समय तक प्रभावित रहते हैं। स्टूडेंट्स, इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपको मालूम है, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने क्या किया था, परमाणु बम गिराए थे, जिसकी वजह से आज भी ऐसा कहा जाता है वहाँ पर जन्म लेने वाला शिशु मतलब बहुत बीमारियों से पैदा होता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। ठीक है ना, तो ये किसकी वजह से हुआ है, रेडियोधर्मी प्रदूषण की वजह से हुआ है। रेडियोधर्मी प्रदूषण का जो प्रभाव होता है स्टूडेंट बहुत लंबे समय तक होता है। ठीक है, चलिए इसके अभी हम लोग देख लेते हैं इसका प्रभाव क्या है। ठीक है, रेडियोधर्मी प्रदूषण के प्रभाव मतलब दुष्परिणाम क्या होते हैं, मतलब रेडियोधर्मी वजह से क्या क्या दुष्परिणाम निकल कर आए हुए हैं। एक्सरे के अतिरिक्त अतिनील किरणों के कारण कैंसर संलग्न अल्सर का निर्माण होता है। ठीक है, एक्सरे की जो किरणें होती है बहुत बहुत बारीक होती है, इसकी वजह से कैंसर के जैसे अल्सर जैसी बीमारियां होती हैं और शरीर के जो ऊतक होते हैं वो नाश हो जाते हैं। अब जब ऊतक नाश हो जाएंगे स्टूडेंट्स, जब ऊतक नष्ट हो जाएंगे तो उस ऊतक से जो बनने वाला अंग रहेगा शिशुओं में या किसी प्राणी में, वह अंग तैयार होगा क्या, नहीं होगा। अगर वह अंग तैयार भी हुआ तो भी उसके अंदर बहुत सारी कमियां नजर आएंगी। जनुकीय परिवर्तन, अब जनुकीय परिवर्तन आपने साइंस में पढ़ा होगा कि जनुकीय परिवर्तन होने से जो शिशु पैदा होता है वो किसी न किसी जनुकीय विकार से ग्रसित होता है, डाउन सिंड्रोम, टंडन सिंड्रोम, ये सारी चीजें होती है। ठीक है, अगर आप लोग ऐसे स्थान पर रहते हो जहां पर रेडियोधर्मी प्रदूषण बहुत ज़्यादा निर्माण होता है तो वहां पर जनुकीय परिवर्तन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और शिशुओं को बहुत सारी जनुकीय विकार होने की संभावना ज़्यादा होती है। जनुकीय विकार के बारे में यदि आपको अध्ययन करना है तो पार्ट 3 मैंने बनाया हुआ है स्टूडेंट्स, आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को भी आप लोग देख सकते हो। सजीव में जीवन प्रक्रिया भाग 2, उसके अंदर मैंने बताया हुआ है जनुकीय परिवर्तन कैसे होता है। दृष्टि पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, दृष्टि मतलब हमारा देखने की क्षमता पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर लिखा है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, इनमें हमने पिछली कक्षा में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है। इस आधार पर नीचे की दी गई तालिका को आपको क्या करना है, पूरा करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग तालिका, यहाँ पर घटक है, यहाँ पर स्रोत है, मतलब कहाँ कहाँ से मिलते हैं, परिणाम, उसका परिणाम क्या होगा, उपाय क्या कर सकते हो, उपाय योजना क्या कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर पहले लेते घटक। जल प्रदूषण कहाँ से तैयार होता है स्टूडेंट्स, जल प्रदूषण होगा जैसे बहुत सारे जैविक घटक होते हैं और रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं। ठीक है, इनकी वजह से क्या हो जाएगा, जल प्रदूषण हो जाएगा। जैसे शैवाल हो गए, विषाणु, जीवाणु, जब ये लोग मर जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, जमीन के अंदर रहेंगे। ठीक है, शैवाल, जीवाणु, विषाणु जो पानी में पाए जाते हैं, ये लोग जब वहाँ पर रहेंगे तो जमीन में रहेंगे, इससे क्या होगा, जल प्रदूषण होगा। साथ ही साथ मिट्टी बह कर आना, बालू बह कर आना, कारखानों से गंदा पानी बह कर आना। ठीक है, ये सारी चीज़ों की वजह से भी जल प्रदूषण होता है। ठीक है, कार्बनिक घटक, फिर कीटनाशक, जो हम लोग खेतों में कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी जो कीटनाशक रहेंगे, वो किसान जो कीटनाशक का इस्तेमाल खेतों में किए, वो भी पानी के साथ क्या होते हैं, नदियों में बहकर आते हैं, जिसकी वजह से जल प्रदूषण होता है। सही बात है। चलिए अब देख ले भू प्रदूषण किसकी वजह से होता है। तो भू प्रदूषण होने के अलग अलग कारण है। पहले सबसे पहली बात कीटनाशक का इस्तेमाल, कीटनाशक, जब किसान कीटनाशक का इस्तेमाल करेगा तो वहां पर क्या होगा, भू प्रदूषण होगा। और साथ ही साथ रासायनिक खादों का इस्तेमाल, अगर वो किसान ज्यादा आवश्यकता से ज्यादा रासायनिक खादों का इस्तेमाल करेगा तो भी क्या होगा, भू प्रदूषण होगा। सही बात है। और विषैली गैसें, अगर विषैला पानी वहां पर छोड़ दिया जाएगा तो भी भू प्रदूषण होगा। और साथ ही साथ अगर बारिश के समय किसी स्थान पर पानी बहुत दिनों तक एकत्रित है तो भी इससे क्या होगा, भू प्रदूषण होगा। सही बात है। अब देख लेते हैं कि हवा जो था वो उसका घटक तो हमको मालूम, उसका स्रोत कहाँ कहाँ से हुआ। तो हवा प्रदूषण देखो, रासायनिक जो भी मशीनें होती हैं, औद्योगिकीकरण, वहां से निकलने वाले
जो धुएं होते हैं, जैसे कपड़ा मिल होता है, सीमेंट का उद्योग होता है, बारूद जहाँ पर बनाए जाते हैं, जहाँ पर सुरंग पत्थर तोड़े जाते हैं, जहाँ पर शुद्धिकरण किया है, तेल का शुद्धिकरण किया जाता है, ऐसे कारण हैं जहाँ पर हवा प्रदूषण होता है। मतलब ये स्रोत है, इनसे हवा प्रदूषण होता है। ठीक है। फिर यहाँ पर जल प्रदूषण के लिए यहाँ पर दिया हुआ है कि जल प्रदूषण कैसे होता है। औद्योगिक प्रदूषक, घरों का गंदा जल, कारखानों से निकलने वाले विभिन्न प्रकार के रसायन, खेती के उपयोग में आने वाले कीटनाशक, ये सभी क्या है, जल प्रदूषण करने के लिए जिम्मेदार हैं। अब भू प्रदूषण करने के लिए जिम्मेदार कौन है, मतलब भू प्रदूषण कहाँ से होता है। ठीक है। तो भू प्रदूषण निकलने के लिए स्टूडेंट्स, कारखानों जो विषैला पदार्थ निकलेगा उसको जमीन में डाल दिया जाता है। घरेलू कचरा हो गया, रासायनिक खाद हो गया, और साथ ही साथ आपको मालूम है वैद्यकीय कूड़ा मतलब जो दवा खाने में, मेडिकल्स में, हॉस्पिटल्स में निकलते हैं उनको, और इलेक्ट्रॉनिक कचरा, ये सब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, भू प्रदूषण करते हैं। ठीक है। इसके पहले वाली कक्षा में आपने पढ़ा हुआ, फिर से मैं एक बार आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। परिणाम, अभी देखो हवा प्रदूषण तो होगा, इससे परिणाम क्या होगा, कौन कौन सी बीमारियां होंगी, तो इसका परिणाम सीधा मानव स्वास्थ्य पर होता है। किस पर होता है, परिणाम मानव स्वास्थ्य पर होता है। मानव स्वास्थ्य में श्वसन संबंधित बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी, जैसे दमा की बीमारी हो गई, और इसकी वजह से मतलब जब हवा प्रदूषण होगा तो उसकी वजह से एक अम्लीय वर्षा होती है। ठीक है, अम्लीय वर्षा होती है। आपको मालूम है जब हवा में प्रदूषण हो जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऐसी जो विषैली गैसें हैं वो हवा में क्या उपस्थित होती है। जब बारिश होती है तो उनका क्या होता है, उन नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया होती है, और वो पानी जब नीचे आते हैं तो उससे क्या कहा जाता है, अम्लीय वर्षा कही जाती है। इसके पिछली वाली कक्षा में आपने अम्लीय वर्षा के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है। चलो 10 जल प्रदूषण के परिणाम क्या होंगे। जल प्रदूषण की वजह से वही स्टूडेंट्स, मानव में जलजन्य रोगों की महामारी, मतलब जल से होने वाले जो भी बीमारियां होती है, सही है, जैसे वो पीलिया हो गया, टाइफाइड हो गया, ये सारी बीमारियां जल से होती है, जो भी बीमारी। तो स्टूडेंट्स चलिए स्टूडेंट्स अब देख लेते हैं जल के परिणाम क्या होते हैं। मतलब जल प्रदूषण होगा तो उससे क्या क्या परिणाम होगा। ठीक है। तो जल परिणाम का सबसे बड़ा परिणाम होगा मनुष्य पर। ठीक है। जो भी जल से होने वाली बीमारियां हैं, मतलब जल प्रदूषण जितनी भी बीमारियां होती है वो सारी बीमारी होंगी। जलचर, जितने भी जल में रहने वाले जलचर हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। चलिए अब भू प्रदूषण से क्या क्या होगा, परिणाम क्या होगा। पृथ्वी पर वृद्धि होने पर जमीन का तपना, सही बात है। वनस्पति की फसलों की वृद्धि मंद हो जाना, वनस्पति की जो फसलें रहेंगी वो धीरे धीरे रुकना। पोषक पदार्थों में कमी आना, इनकी गुणवत्ता में कमी आना। उपाय क्या कर सकते हो, अभी आपको हवा प्रदूषण रोकना है तो कारखाने की जो चिमनियां हैं, जो भी कारखाने धुआं निकल रहा है, उनकी चिमनियों के क्या करो, आप ऊंचाई पर रख दो ताकि प्रदूषण कम हो। उसके बाद अगर जल प्रदूषण रोकना है तो जितने भी कारखानों से निकलने वाले गंदे गंदे पानी, उन पर कोई प्रक्रिया करके, मतलब उस पानी को छान कर या उस पानी को साफ करने के बाद ही नदी में छोड़ना चाहिए। ये इस पर उपाय कर सकते हो। भू प्रदूषण, जितने भी भू प्रदूषण मतलब इसके अंदर जितने भी घटक होते हैं, अगर उन घटकों का पुनः चक्रीकरण हो सकता है तो पुनः चक्रीकरण कर लीजिए। जैसे प्लास्टिक हो गए, इनका पुनः चक्रीकरण किया जा सकता है। ठीक है ना। घरेलू कचरे में अगर कोई चीज है जिसका वापस उपयोग किया जा सकता है तो उनका उपयोग कीजिए ताकि आपका भू प्रदूषण ना हो। स्टूडेंट समझा है पूरा चीजें। तो चलिए अगला टॉपिक स्टूडेंट्स हमारा है पर्यावरण संवर्धन की आवश्यकता। अभी हमें अगला क्वेश्चन आता है कि पर्यावरण को संवर्धन करना क्यों। ठीक है ना, क्या जरूरत है पर्यावरण को संभाल कर रखना। अगर भाई नहीं पर्यावरण का संवर्धन करोगे तो आप उस पर्यावरण का जो प्रतिकूल असर है वह क्या होगा, मानव पर होगा, और मानव पर होगा तो मानव की जो जीव सृष्टि उस पर होगा। ठीक है ना। पर्यावरण संबंधी समस्याओं पर चर्चा 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये 1972 में सबसे पहली पर्यावरण के ऊपर विचार विमर्श करने के लिए बनाया गया था। यह संस्था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाई गई थी देश में शांति स्थापित करने के लिए, अलग अलग देशों में शांति स्थापित करने के लिए। उसके अंदर 54 देशों ने सहयोग किया था, 54 देशों का सहयोग था, और विश्व में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया था। और 1972 में पहली बार पर्यावरण संवर्धन के ऊपर इस संस्था में बात की गई थी। स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण परिषद, इस परिषद में पहली बार पर्यावरण समस्या पर चर्चा की गई। UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम 1972 में लगाया गया था। पहली मीटिंग में बताया गया था कि भाई हमें पर्यावरण के लिए काम करना है। की स्थापना की गई। भारत में चौथे पंचवर्षीय योजना में पर्यावरण प्रश्नों पर चर्चा की। भारत में चौथा पंचवर्षीय योजना, हर 5 साल के बाद योजनाएं लाती सरकार। ठीक है, हर 5 साल बाद सरकार क्या करती है, योजनाएं लाती है। वो 5 साल में क्या काम करने वाले हैं। ठीक है, 5 साल में कौन कौन से नए मुद्दे पर विचार करने वाले हैं। तो चौथा जो पंचवर्षीय योजना हुआ था उसके अंदर पर्यावरण संवर्धन के लिए बात की गई थी भारत में। 1985 में पर्यावरण पर
पर्यावरण और वन मंत्रालय पर्यावरण कार्यक्रमों का नियोजन, प्रवर्तन तथा समाज में पर्यावरण के बारे में जागरूकता फैला रहे हैं। 1985 से लेकर अभी तक जितने भी वन मंत्रालय हैं, पर्यावरण मंत्रालय हैं, वे समाज में क्या करें, जागरूकता फैला रहे हैं। जागरूकता कैसे फैला रहे हैं? दूरदर्शन के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, और सबसे बड़ा साधन शिक्षा के माध्यम से, वो लोग शिक्षा के माध्यम से प्रभाव फैला रहे हैं। इसमें अभी हमने देखा कि भाई पर्यावरण संवर्धन, इसमें अभी हमने देखा कि पर्यावरण संवर्धन आवश्यक है, ठीक है, और उसके लिए कानून बनाए गए हैं, ठीक है ना। भारत सरकार द्वारा भी कानून बनाया गया 1985 से, जो भी वन मंत्रालय हो बहुत ज़्यादा सक्रिय है। तो अभी लोगों की सहभागिता कैसे बढ़ेगी? क्योंकि हमको मालूम है हमारे समाज में लोगों को पर्यावरण संवर्धन से संबंधित जानकारी नहीं मालूम है, उनको नियम नहीं मालूम है पर्यावरण क्या होता है। तो सबसे पहले उनके लिए नियम बनाएंगे, उनके लिए कानून बनाएंगे, ताकि सामान्य जनता भी पर्यावरण के महत्व को समझ पाए। सही बात है। और पर्यावरण संरक्षण करना है तो जनता में आंदोलन करवाना पड़ेगा। पर्यावरण को बचाने के लिए जन आंदोलन होगा तो पर्यावरण की समस्या पर असर हो सकता है। साथ ही साथ जो भी स्कूल में पढ़ रहे हैं बच्चे हैं, उनको बाल्यावस्था से, मतलब छोटी क्लास से ही उनके विषय में पर्यावरण संबंधित मुद्दों पर बात होनी चाहिए। मतलब वो लोग शुरुआत से ही वो लोग पर्यावरण के बारे में जागरूक हो जाए, और साथ ही साथ उनके नैतिक और दैनिक कार्यों में पर्यावरण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है। आज विश्व के अलग अलग विकासशील और विकसनशील देश, चाहे विकसित हो, चाहे अविकसित हो, चाहे विकसनशील देश हो, हर प्रकार का देश पर्यावरण के लिए सोच रहा है। पर्यावरण का जो संवर्धन है उसके बारे में वो विचार कर रहे हैं, हर एक देश कर रहा है। तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं, पर्यावरण संवर्धन संबंधित कानून की जानकारी सामान्य लोगों को देना, क्योंकि हमारे समाज में अधिकतर लोगों को पर्यावरण संबंधित कानून के बारे में नहीं मालूम है, तो उनको सामान्य जनता को जानकारी पहुँचाना। ठीक है। और जानकारी पहुंचाने के बाद कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता पर्यावरण संवर्धन के लिए अपना सहयोग दे। सही बात है। यदि पर्यावरण संवर्धन संरक्षण ये प्रभावी जन आंदोलन हुआ तो, यदि पर्यावरण संवर्धन और संरक्षण ये प्रभावी जन आंदोलन हुआ तो पर्यावरण की जो जितनी भी समस्याएं हैं वो निकल जाएगी, क्योंकि सामान्य जनता को पर्यावरण के बारे में मालूम हो जाएगा और जनता कभी नहीं चाहेगी कि हमारे पर्यावरण को क्या हो, नुकसान हो। ठीक है। इसके लिए शिक्षा माध्यम लोगों को जन जागृति, बच्चों में बचपन से ही पर्यावरण संबंधित जानकारी, पर्यावरण से प्रेम, सकारात्मक दृष्टिकोण आदि मूल्यों को अभिरुचि जागरूक करनी चाहिए। इसके लिए शिक्षा के माध्यम से बाल्यावस्था से उनके पाठ्यक्रम में पर्यावरण संबंधित बातें होनी चाहिए, जिसकी वजह से उनको पर्यावरण से प्रेम हो और सकारात्मक दृष्टिकोण से वो लोग देख पाएं पर्यावरण को। प्रत्येक देश के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण कानून बनाया गया है, चाहे वो विकसनशील देश हो, चाहे विकसित देश हो, चाहे अविकसित देश हो, कोई भी देश हो, आज हर एक देश के पास अपना एक कानून है पर्यावरण संरक्षण के लिए। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही करते हैं हम लोग। आज के टॉपिक में हमने देखा पर्यावरण संवर्धन। पर्यावरण संवर्धन को समझने के लिए हमने 3 से 4 प्रश्न हल किए। उसके बाद पर्यावरण संवर्धन पर प्रभाव डालने वाले घटक कौन से पर्यावरण प्रदूषण है, वह प्रदूषण कैसे निर्माण होते हैं, हमारा दायित्व क्या है कि उन प्रदूषण को हम लोग किस प्रकार कम किया जाए, और प्रदूषण का मुख्य प्रकार क्या है, और पर्यावरण संवर्धन की आवश्यकता क्यों है। इन सभी मुद्दों पर हमने इस वीडियो लेक्चर में बात की है। उम्मीद है आपको पूरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको पूरा वीडियो लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए